हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 फिज़िक्स में जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर, उस पर कई सारे लेक्चर्स ले चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा है चार्जेस क्या होती हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर परमिटिविटी क्या होता है, कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलग अलग दो सिचुएशन में, एक एंड ऑन पोजीशन में और ब्रॉड साइड पोजीशन में, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला को पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला को हम लोगों ने डेराइव किया था, उसका इक्वेशन डेराइव किया था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूईएफ में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क कितना जनरेट होता है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जब भी कोई स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करता है तो टॉर्क से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का सवाल हो या सब्जेक्टिव से रिलेटेड हो या टॉर्क पर 5 मार्क्स का ही क्यों ना क्वेश्चन हो। ये टॉर्क के लिए डेरिवेशन हमेशा आता है, इसलिए ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है इसमें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि यूईएफ क्या होता है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने तो पहले भी पढ़ा है कि चार्जेस होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है, ठीक है, और माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा था। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो चार्ज के पास में ज़्यादा सघन होते हैं, डेंस होते हैं, दूर जाते जाते वो विरल हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जो इंटेंसिटी है वो चार्ज से दूर जाते जाते घटते जाती है। ठीक है, घट जाती है। साथ ही साथ जब दो चार्जेस आपस में रखे जाते हैं, खासकर डिफरेंट चार्जेस, तो वो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में लूप बना लेते हैं। सो लूप का जो प्रॉपर्टी था वो भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। इसके अलावा किसी भी बिंदु पर जो टेंजेंट होता है वो भी हम लोगों ने देखा था कि एक टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा है तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं और उन वीडियोस को एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये एक समान रूप से मतलब उसका इंटेंसिटी होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि फोर्स ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूईएफ, मतलब जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूईएफ, यानी कि ये जो हमारा डाइपोल यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, इस पर कितना टॉर्क जनरेट होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेक्चर में बने रहिएगा एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे, पहला पॉइंट, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is a region in space where intensity of electric field is same at its every point। इसका क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है। ठीक है, रीजन कहने का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि जगह। स्पेस में एक रीजन है, एक क्षेत्र है, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है हर एक बिंदु पर। ठीक है, एट इट्स एवरी पॉइंट। कहने का मतलब ये है, सपोज़ हमारे पास एक चार्ज है, एक प्लस चार्ज। इस चार्ज को हम लोग स्टेशनरी चार्ज कहते हैं, स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज कहने का मतलब हुआ कि अस्थिर चार्ज जो मूव नहीं करता हो। सो अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लें जो कि स्टेशनरी है, तो पॉजिटिव चार्ज से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो ये बाहर की ओर निकला, ये बाहर की ओर निकला। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक बिंदु है P, तो इस बिंदु P पर जो कि पास में है, इंटेंसिटी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन यही अगर हम बाद में मतलब दूर में एक बिंदु लें जिसको हम कहें Q, तो इस क्यू बिंदु पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो P के मुकाबले कम देखने को मिलेगा, क्योंकि चार्ज से ये दूर है। यानी कि चार्ज से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान नहीं होता। ठीक है, सपोज़ अगर बिंदु P पे 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q पर 2 न्यूटन पर कूलम ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हम एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं कि अगर पास में ज़्यादा इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो दूर में कम हो जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलेंगे कि वो स्पेस में ये मैटर नहीं करता कि कौन सा आप बिंदु ले रहे हैं, जब तक वो रीजन में आप हैं वहाँ पर आपको एक समान इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएं तो वो इस तरीके से निकलता है, ऐसे ये बाहर की ओर निकला, ये बाहर की ओर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि पास में आप देखेंगे तो ज़्यादा घना है और दूर में कम घना है। लेकिन जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिन लाइन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। तो चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रहा है तो इंटेंसिटी दूर में कम होगा, पास में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसमें सारे के सारे लाइंस एक दूसरे के यहाँ पे पैरेलल होते हैं। ठीक है, सो पैरेलल कहने का मतलब हो गया कि आप कहीं भी जाइए, जब तक उस क्षेत्र में रहेंगे तो उसके हर एक बिंदु पर आपको इंटेंसिटी एक समान जैसा मिलेगा। यानी कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु P है और इस पर 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली फार्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट देखें तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। सो अगर इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम है तो आगे कोई भी बिंदु ले लीजिए, सपोज़ यहाँ पे एक बिंदु है R, यहाँ पर एक बिंदु है S, यहाँ पर एक बिंदु है T, तो किसी भी बिंदु पर चाहे वो उस क्षेत्र में होना चाहिए तो हर एक बिंदु पर वही सेम इंटेंसिटी देखने को मिलेगा, यानी कि 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सो बिंदु कोई भी हो, आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो या नीचे हो, उस क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उस क्षेत्र में है तो उसके हर एक बिंदु पर जो इंटेंसिटी देखने को मिलेगा वो एक समान देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा कि जिसका हर एक बिंदु पे इंटेंसिटी सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म है। हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यूनिफॉर्म है। इंटेंसिटी इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप लोगों को ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। तो चलिए, इसका काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा यहाँ पे डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ये आता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था डाइपोल के बारे में, यानी कि डाइपोल एक ऐसा पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल समझ लीजिए, जिसमें 2 चार्जेस होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन डिफरेंट मतलब साइन के। सपोज़ यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा हो जाता है डाइपोल, जो कि सेपरेटेड रहते हैं एक छोटे से डिस्टेंस d से। वहाँ पे एक सेंटर भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं O से प्लस Q के बीच का दूरी को हम लोग लेते हैं L, और O से माइनस Q के बीच का भी दूरी हम लोग लेते हैं L, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आधा आधा भी करते हैं, या फिर अगर टोटल डिस्टेंस ले तो उसको d भी लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डाइपोल के बारे में पहले से पढ़ रखा है। अब क्या करते हैं कि इसी डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रख देते हैं। तो रखने से क्या होगा कि फोर्स लगेगा। डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं, एक -Q और एक +Q। अब दोनों चार्जेस पे सपोज़ अगर हम लोग इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसको हम लोग ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें हम ये एक डाइपोल ला के रख देते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेड डॉट है जो कि होगा हमारा प्लस चार्ज, ठीक है, +Q, और यहाँ पर एक है माइनस डॉट जो कि हमारा होगा माइनस चार्ज। आप पलट के भी लिख सकते हैं, लेकिन पलटने पर फिर फोर्स की दिशा जो है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डाइपोल है, उस पर 2 चार्जेस हैं, +Q और -Q। सेंटर पॉइंट है हमारा ये, जहाँ से ये एक्सेस जा रहा है।
तो इस सेंटर को हम कहेंगे O। अब हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर हम उसमें पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज उधर ही जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा, मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। सो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा तो वो उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी कि प्लस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम लोग कहेंगे F1, और फोर्स लगेगा वेक्टर के रूप में, तो ये लग गया F1 वेक्टर। और फोर्स बराबर हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पाई पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा फोर्स बराबर हो जाएगा Q इंटू E। सो यहाँ पे F1 का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे Q इंटू E वेक्टर, ठीक है, पॉजिटिव Q इंटू E वेक्टर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि माइनस चार्ज से, यानी कि इस वाले माइनस चार्ज से जो फोर्स लगेगा, यानी कि इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको F2 से, ठीक है। अब चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव Q और इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E वेक्टर, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया माइनस Q इंटू E वेक्टर। माइनस का साइन हम लोगों ने इसलिए लगाया है ताकि हम लोग ये बता सकें कि जो फोर्स लग रहा है वो ठीक पॉजिटिव चार्ज पे लगे फोर्स का ठीक उल्टा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का उल्टा। हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के हमेशा उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप ऐसे समझिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप लोग वेक्टर से देख सकते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट से निकल के राइट की तरफ जा रहा है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है पॉजिटिव चार्ज से और जाता है नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अगर सपोज़ इधर कोई प्लस चार्ज होगा तभी तो इधर से निकल के ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो अगर हम बीच में कोई चार्ज रख देते हैं प्लस Q, तो वो प्लस Q किधर जाएगा, वो प्लस से तो रिपेल करेगा, माइनस की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही जाएगा। और यही अगर हम लोग माइनस चार्ज रख देते हैं तो वो किधर जाएगा, वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो प्लस की तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। सो प्लस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, माइनस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम लोग कुल मिला के बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डाइपोल को रख देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है, वो दोनों फोर्स प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों पे लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा हमारा F1 बराबर प्लस Q इंटू E। उसी तरह दूसरा फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा F2 बराबर माइनस Q इंटू E। अगर हम लोग इस पर टोटल फोर्स की बात करें, यानी कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली नेट फोर्स के लिए हम लोग दोनों फोर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक तो फोर्स लग रहा है F1 प्लस F2 और दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे F1 का वैल्यू लिखेंगे QE और यानी कि प्लस QE, और F2 का वैल्यू लिखेंगे माइनस QE, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो माइनस Q इंटू E। सो नेट फोर्स का अगर हम बात करें वेक्टर के साथ तो ये प्लस QE माइनस QE। अब यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ हम लोगों ने देखा अभी कि डाइपोल में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। यानी कि जितना प्लस Q चार्ज है उतना ही यहाँ पे माइनस Q, ये प्लस Q का मैग्नीट्यूड और माइनस Q का मैग्नीट्यूड आपस में सेम। साथ ही साथ ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किसी भी बिंदु पे सेम होता है। तो अगर प्लस Q चार्ज यहाँ पर किसी A बिंदु पर है, ठीक है, यहाँ पर किसी A बिंदु पर है और ये जो माइनस चार्ज है वो किसी B बिंदु पर है, तो A बिंदु हो चाहे B बिंदु हो है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इंटेंसिटी जो जहाँ A पर होगा उतना ही इंटेंसिटी B पर होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, प्लस QE में भी और माइनस QE में भी। यानी कि जो F1 का वैल्यू है वही मेरा F2 का वैल्यू है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अलग है।
सिर्फ डायरेक्शन अलग है, एक दाएं तरफ है तो एक बाएं तरफ है। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में कट के आ जाएगा ज़ीरो, यानी कि 0 न्यूटन। ठीक है, तो ये सवाल आपसे बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रख देते हैं तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगता है। तो टोटल फोर्स कहने का मतलब हुआ जितना प्लस पे फोर्स लग रहा है, जितना माइनस पे फोर्स लग रहा है, दोनों का वेक्टर सम का बात हो रहा है यहाँ पे, यानी कि F1 प्लस F2 का बात हो रहा है। तो टोटल फोर्स हमेशा यहाँ पे 0 लगता है। ठीक है, क्योंकि जितना प्लस पे फोर्स लगेगा दाएं तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, उतना ही माइनस पे फोर्स लगेगा बाएं तरफ। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेट फोर्स 0 है, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस अगर हम लोग देखें, यानी कि प्लस चार्ज पे और माइनस चार्ज पे, तो वो 0 नहीं है। प्लस क्यू पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है और माइनस क्यू पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो इंडिविजुअल फोर्सेस हमारे आगे काम आएंगे, इसीलिए इंडिविजुअल फोर्सेस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक पे लग रहा है प्लस क्यू ई और एक पे लग रहा है माइनस क्यू ई। टोटल फोर्स भले ही 0 हो, लेकिन अलग अलग चार्जेस पे फोर्स लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है हम लोगों का टॉर्क। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि हमारा टॉपिक तो ये है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूईएफ। यूईएफ मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टॉर्क होता क्या है। क्लास 11th में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में टॉर्क के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है, यहाँ पे मोशन टॉर्क होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें सेंटर से जो सर्कमफेरेंस है उसको तो हम लोग रेडियस कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन का एक रेडियस होगा और उस ऑब्जेक्ट ओ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कहेंगे F। तो टॉर्क जो लगता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका परिमाण होता है रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि टॉर्क का फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि R क्रॉस क्या होता है F, यानी कि रेडियस इनटू फोर्स। अब क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर हम लोग साइन को भी क्वांटिफाई करते हैं। तो अगर इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो यहाँ पे ये जो हमारा सबसे पहले है टॉर्क बराबर R क्रॉस F, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं कि टॉर्क बराबर RF साइन थीटा, और डायरेक्शन भी लिखना होगा, यहाँ पे एक होता है n कैप। अभी भी ये वेक्टर फॉर्म में ही है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं बदला, ये दोनों के दोनों हमारे वेक्टर फॉर्म में है। टॉर्क वेक्टर बराबर RF साइन थीटा n कैप, जहाँ पे n कैप जो है वो डायरेक्शन बताता है और RF साइन थीटा मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखें तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है RF साइन थीटा, यानी कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ये मोड का साइन हम लोग देते हैं यहाँ पे। सो मैग्नीट्यूड बराबर यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से कि R इंटू F और साइन थीटा और n कैप जो है उसका मोड, यानी कि जितना भी वेक्टर है वेक्टर के साथ डायरेक्शन के साथ उसका मोड। तो जब हम लोग मोड में किसी चीज़ को डालते हैं तो उसका वेक्टर हट जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बाहर आता है, तो ये हो जाता है RF साइन थीटा। तो ये होता है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला किसी सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें ये फार्मूला काम आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज को और माइनस क्यू चार्ज को रख दें तो फोर्स तो लगेगा, एक F1 लगेगा प्लस क्यू इंटू ई के बराबर, जहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है। ठीक है, और इस पे लगेगा फोर्स F2 बराबर माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, तो
क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फोर्स जितना दाएं की तरफ लग रहा है उतना बाएं की तरफ लग रहा है तो इसका डाइपोल का एक सेंटर होता है O, क्या ये इस डाइपोल को ऐसे गोल गोल नहीं घुमा देगा? तो यहाँ पे होता ये है कि डाइपोल जो है वो एक सर्कुलर मोशन में घूम जाता है, ठीक है। यानी कि ये प्लस क्यू जो है वो चाहेगा कि इधर आए क्योंकि सेंटर तो यहाँ पे फिक्स है, और माइनस क्यू जो है वो उधर जाए। तो ये क्या करेगा कि एक मतलब ये उसका डायमीटर हो गया, डाइपोल का जो लेंथ है पूरा माइनस क्यू से प्लस क्यू तक वो उसका डायमीटर हो गया, और सेंटर चूँकि यहाँ पे है तो सेंटर से प्लस क्यू तक हो गया उसका रेडियस, सेंटर से माइनस क्यू तक भी हो गया उसका क्या, रेडियस। सो सेंटर के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से ऐसे घूम जाता है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में ऐसे इसमें घूम जाएगा। तो जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उस पर लगता है टॉर्क। उस पर क्या लगता है, टॉर्क। हम लोगों ने अभी देखा कि सर्कुलर मोशन में जो टॉर्क लगता है, ऊपर हम लोगों ने देखा कि अगर आर रेडियस वाले किसी सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है जिस पे फोर्स लग रहा है F, तो उसका टॉर्क होगा आर और F का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेंटर है इसका O, और सेंटर से जो प्लस Q यानी कि ये जो बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु होता है B। सो O से A तक का जो सबसे पहले डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने लिया था L वेक्टर, ठीक है। एक डिस्टेंस था O से A वेक्टर तक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंसेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो O से जो A तक यहाँ पे वेक्टर है उसको हम लोग कहेंगे L वेक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं हियर। और साथ ही साथ O से जो B तक का वेक्टर होगा OB वेक्टर, वो हो जाएगा -L वेक्टर, ठीक है। -L वेक्टर कहने का मतलब कि अगर L वेक्टर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर है L तो उसका जस्ट 180 डिग्री अपोजिट कर देने पर वो वेक्टर का साइन बदल जाता है, -L वेक्टर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। सो OB जो हो जाएगा वो -L वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को O से लेके B तक जो इस डायरेक्शन में है ऐसे, इसको अगर हम लोग पलट दें, इसको हम लोग O से लेके B तक जो -L वेक्टर था उसको हम लोग BO वेक्टर लिख दें, BO वेक्टर यानी कि उल्टा, देन BO वेक्टर लिख दें, तो पलटने पर क्या होगा कि अब उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिसमें OA वेक्टर था, तो ये हो जाएगा अब +L वेक्टर। आई होप आप लोगों को ये डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर ये बात को अगर हम थोड़ा साइड भी रखें तो भी हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो रिजॉल्व हो जाएगा सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों से, एक तो OA वेक्टर बराबर L वेक्टर और एक OB वेक्टर बराबर -L वेक्टर। तो यहाँ पे जो रेडियसस है यानी कि जो R1 वेक्टर हो गया हमारे लिए OA वेक्टर वो L है, और जो R2 वेक्टर हो गया वो हमारे लिए हो गया -L, ठीक है। अब जो फोर्सेस लगेंगी वो भी हम लोग को मालूम है ऑल्सो कि जो फोर्सेस लगेंगी वो प्लस पे लगेगा +QE यानी कि प्लस चार्ज पे, और सेकंड वाले चार्ज यानी कि माइनस पे लगेगा -Q/E, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग दोनों बिंदुओं पे टॉर्क ज्ञात करेंगे। सो सबसे पहला टॉर्क ऑन पॉइंट A कहने का मतलब जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ पे। सो टॉर्क ऑन पॉइंट A, ठीक है। सो पॉइंट A पर जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क 1, इसको हम लोग नाम देंगे, ये हो जाएगा R1 वेक्टर और क्रॉस F1 वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा OA वेक्टर, हम लोग इसको नाम लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी हम लोग लिख लेंगे कि R1 वेक्टर तो L वेक्टर है, सो यहाँ पे L और क्रॉस F वेक्टर का वैल्यू है Q/E, तो यहाँ पे लिख देंगे Q/E। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड कि टॉर्क ऑन पॉइंट B कहने का मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है जहाँ पर वहाँ पर कितना टॉर्क होगा। सो टॉर्क 2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, है ना, R2 और क्रॉस F2। तो यहाँ पर जो R2 का वैल्यू है वो है -L और F2 का जो वैल्यू है वो है -Q/E। तो जब डायरेक्शन भी L का निगेटिव है और जो फोर्स लग रहा है वो भी निगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा L/QE। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने दोनों बिंदुओं पे यानी कि प्लस क्यू चार्ज पे नेगेटिव क्यू चार्ज पे फोर्सेस को निकाला था और दोनों का वेक्टर सम कर दिया था, उसी तरीके से हम लोग टॉर्क को भी यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में ज्ञात किया है, यानी कि टॉर्क 1 और टॉर्क 2। अब क्या करेंगे कि जब नेट टॉर्क निकालेंगे यानी कि टोटल टॉर्क, तो दोनों का यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वेक्टर सम कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग नेट टॉर्क का बात करें, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क नेट बराबर टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, यानी कि दोनों का वेक्टर सम। जब हम लोग इनका वैल्यू इसमें लिखेंगे तो टॉर्क 1 का यहाँ पे मेरा वैल्यू था इक्वेशन 1 में कि जो ओ ए वेक्टर है एल वेक्टर इंटू क्यू ई, सो यानी कि रेडियस इंटू फोर्स, सो ये हो जाएगा एल वेक्टर इंटू क्यू ई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम लोग डॉट में नहीं लिख सकते क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अलग होता है वेक्टर में, उसमें कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, ठीक है। और फिर प्लस है यहाँ पे टॉर्क 2 का भी सेम ही वैल्यू है एल क्रॉस क्यू ई, क्योंकि इसमें दोनों माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया था। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि दोनों का जो ये पहला टर्म है ये, दूसरा टर्म है ये, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है एल क्रॉस क्यू ई, एल क्रॉस क्यू ई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2L क्रॉस क्यू ई, ठीक है, 2L क्रॉस क्यू ई। अब इसमें आप देखिए कि कौन सी चीज़ें 2L क्रॉस क्यू ई हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि अगर सपोज़ यहाँ पे A वेक्टर है और प्लस A वेक्टर है, जब दो वेक्टर आपस में सेम है तो हम लोग इसको 2A वेक्टर लिखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से L क्रॉस क्यू ई वेक्टर, L क्रॉस क्यू ई वेक्टर है तो उसको हम लोगों ने 2 से गुना करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि स्केलर कौन कौन सा चीज़ है यहाँ पे और वेक्टर कौन कौन सा है। एल जो है वो वेक्टर है, ई जो है वो वेक्टर है, लेकिन इसी के अलावा 2 एक स्केलर है और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग आगे पीछे या बीच में कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में वो मल्टीप्लाई ही होगा। लेकिन वेक्टर को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे सपोज़ यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि बी क्रॉस ए, ये डायरेक्शन फिर पलट जाएगा। ये एक्चुअली ए क्रॉस बी जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए के। तो वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन को बहुत ही महत्व देते हैं, स्केलर में नहीं देते क्योंकि स्केलर का डायरेक्शन ही नहीं होता। तो जब हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे टॉर्क नेट बराबर, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू, क्योंकि चार्ज तो स्केलर है उसको आगे भी लिख सकते हैं, इंटू 2L, ठीक है, क्यू इंटू 2 आगे लिख दिया और क्रॉस ई। तो अभी भी यहाँ पे एल क्रॉस ई है, ऊपर भी एल क्रॉस ई है, तो इससे वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि जो Q इंटू 2L है वो क्या है, चार्ज इंटू 2L डिस्टेंस। ये हम लोगों ने देखा है कि ये डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है। सो टॉर्क नेट का जो वैल्यू आ जाएगा यानी कि वेक्टर में वो आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P से लिखते हैं, वो भी एक वेक्टर होगा क्रॉस ई वेक्टर। तो ये आ गया मेरा नेट टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फाइनल फार्मूला है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क जो उस पर लगता है वो लगता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसी के साथ साथ जब हम लोग टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कि वेक्टर में ही इसको अगर हम लिखें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि टॉर्क नेट बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल पे हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा एन कैप, ठीक है। कई बार ये फार्मूला भी इस तरीके से दे देता है एन कैप के रूप में, ठीक है। सो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड का बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो ये हो जाएगा टॉर्क नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको मोड में डाल देंगे और ये हो जाएगा पी क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड में जब हम लोग डालेंगे तो इसका सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है पी ई साइन थीटा सिर्फ यही बाहर आएगा। सो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमारा टॉर्क का फार्मूला आ गया। एक सेकेंड, टॉर्क का फार्मूला। तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि ये जो थीटा है वो है एंगल
बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि ये एंगल क्या है एक्चुअली में। यहाँ पे आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि डाइपोल है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। सो इसका डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सदा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे एक्चुअली है तो माइनस से इस तरीके से प्लस की तरफ ही। तो जो एंगल ये है हमारा, यही हो गया थीटा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर है, सो एंगल जो बन जाएगा वो कहलाएगा हमारा थीटा। सो अब आप देखिए कि अलग अलग थीटा अगर रहेगा, यानी कि डाइपोल के अलग अलग एंगल की स्थिति में जो फोर्सेस लगेंगी वो तो सेम लगेंगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो टॉर्क लगेगा वो अलग अलग लगेगा, ठीक है। हम लोग अलग अलग कंडीशंस पे बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारा टोटल टॉर्क था यहाँ पे, सो टोटल टॉर्क का हमारा फार्मूला ये आ गया था, टॉर्क नेट बराबर पी ई साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसका जो वेक्टर फार्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें, स्पेशल कंडीशंस, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस, तो यहाँ पे आप देखिए कि जब पहला थीटा 0 डिग्री हो, थीटा क्या हो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कहने का मतलब होता है जब हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो, हॉरिजॉन्टली प्लेस। सपोज हमारे पास यहाँ पे ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक डाइपोल जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया P, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा के बीच में वो 0 बनेगा। ऑब्वियसली अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, एक P वेक्टर हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो दोनों के बीच में यहाँ पे आप देखिए 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग टॉर्क देखें तो टॉर्क यहाँ पे हो जाएगा, टॉर्क बराबर पी ई साइन 0 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे 0, हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, तो पी ई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है यहाँ पे 0, सो पी ई इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। यानी कि इस स्थिति में जब कोई डाइपोल ऐसे हॉरिजॉन्टली यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली रखा हुआ हो, पैरेलली कहने का मतलब हुआ जिधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, सो ये पैरेलल स्थिति है, ठीक है, ये एक पैरेलल स्थिति है जब डाइपोल को यूएफ के पैरेलल रखा जाता है, सो उस केस में जो टॉर्क लगता है वो 0 लगता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पहला कंडीशन जो है वो समझ में आया होगा। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन आप देखिए कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, सो टॉर्क कितना लगेगा, सो टॉर्क ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग इसका पिक्चर पार लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यूनिफॉर्म, उसमें अब क्या है कि डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, माइनस चार्ज नीचे प्लस चार्ज ऊपर, आप लोग उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन फिर डायरेक्शन को आप लोग सही सही लीजिएगा। सो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो आप देखिए कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री का, ठीक है। इस केस में प्लस क्यू चार्ज पे लगेगा फोर्स F1 बराबर Q इंटू ई, और माइनस क्यू चार्ज पे भी लगेगा फोर्स इधर F2 बराबर माइनस Q इंटू ई। तो अब क्या करेगा, ये और ज़ोर से घुमा देगा, तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी ई साइन 90, पी ई साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है यहाँ पे पी ई इंटू 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, सो टॉर्क का फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू पी इंटू ई। अब इन दोनों केसेस को आप देखिएगा कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टॉर्क 0 है, यानी कि मिनिमम टॉर्क, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क ये सवाल बार बार पूछता है कि कितना डिग्री एंगल पर डाइपोल में मिनिमम टॉर्क जनरेट होगा, तो मिनिमम कहने का मतलब 0 टॉर्क, तो 0 टॉर्क तो तभी जनरेट होगा जब डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री बनाए, यानी कि डाइपोल जब पैरेलली रखा हुआ हो, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ हो, ठीक है। सो
आपको बता देगा कि मिनिमम टॉर्क कब जनरेट होगा। आपको एंगल बताना होगा कि किस एंगल पर जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपको एंगल लगाना है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। साथ ही साथ मैक्सिमम टॉर्क कब जनरेट होगा, जब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, उस केस में मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। यानी कि यहाँ पे पीई का वैल्यू आ गया हमारा मैक्सिमम टॉर्क का, मैक्सिमम टॉर्क। वहीं पे अगर सपोज़ एक और कंडीशन हम लोग देख लेते हैं थर्ड, कि अगर किसी मतलब थीटा बराबर यहाँ पर अगर 180 डिग्री ले लें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो है यहाँ पर वो रहेगा तो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ही, आई एम सॉरी, यहाँ पे रहेगा तो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ही। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो कुछ अलग है। इस बार नेगेटिव चार्ज इस तरफ है और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है। ठीक है, अब आप देखिए कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है ना डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट इस बार इस तरफ है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो आप देखिए कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस में जब हम टॉर्क निकालेंगे, सो टॉर्क टॉ बराबर यहाँ पे हो जाता है पी साइन 180। अब साइन 180 कहने का मतलब कि साइन 180 का वैल्यू 0 डिग्री होता, मतलब 0 होता है। सो टॉर्क बराबर हो जाएगा यहाँ पे पी ई इंटू 0। सो टॉर्क बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, सो अलग अलग एंगल पर हम लोग टॉर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉर्क समझ में आया होगा। साथ ही साथ किन एंगल्स पे टॉर्क का क्या वैल्यू होता है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग थीटा के अलग अलग एंगल पर डाइपोल का अलग अलग टॉर्क निकाल के दिखाएं। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए कि जो 30 डिग्री होगा उस पर कितना टॉर्क जनरेट होगा, फाइंड टॉर्क। उसके अलावा सेकंड 45 डिग्री पे कितना टॉर्क जनरेट होगा। इसके अलावा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे कितना टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग अपना होमवर्क कीजिए। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो सेशन का जो PDF होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेक्चर्स को ऐसे ही देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।